गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग चूँकि पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट, तो इसलिए यहाँ पर केमिकल इक्वेशन के बारे में जानना है। नहीं, केमिकल इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम समझिए पहले। तो पहले समझिए कि हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के बेस पर दो तरह का केमिकल रिएक्शन होता है। तो पहले वो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब देखेंगे फिर उसमें किसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन लिख देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द basis of direction there are two types of chemical reaction. There are two types of chemical reaction. Two types of chemical reaction, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन को दो तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। केमिकल रिएक्शन को दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। हम लोग अब पढ़ते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। नहीं, दो तरह का हुआ। तो फर्स्ट पढ़ेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो इसका ले लीजिए, तब हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते हैं पहले। अब देखिए इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। दोज रिएक्शन which takes place only forward direction is called irreversible reaction. Irreversible reaction. Those reaction which takes place only forward direction is called irreversible reaction. That means क्या हुआ? That means reactant
convert into product only. Reactant convert into product and product not convert into product not convert into reactant into reactants. ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर क्या क्या आएगा। कौन रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होगा? रिएक्शन which reaction is always which reaction is always irreversible कौन रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होगा? तो फर्स्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन या इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। जिसे हम लोग लेते हैं HCl प्लस NaOH, तो ये इस तरह से एक ही डायरेक्शन में होगा, NaCl प्लस H2O बना, तो ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। KCl प्लस HNO3, KCl प्लस एसिड बेस नहीं सॉल्ट के साथ ना हो गया, HNO3 प्लस NaOH लिख सकते हैं या KOH प्लस HNO3, ये क्या हो जाएगा? KNO3 पोटासियम नाइट्रेट प्लस H2O बन गया। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अब नहीं होगा। जब भी होगा एसिड बेस रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनेगा। वही लिखे हैं दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इधर से इधर नहीं हो रहा है। इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट but product not convert into product but product not convert into reactants। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जैसे मैग्नीशियम लेते हैं डाइल्यूट HCl लिए, तो ये क्या हो जाएगा? MgCl2 बना प्लस H2 गैस निकल गया। तो ये जो है मेरा, ये क्या है? ये इधर से इधर अब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इधर से इधर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन।
और कोनो ले लीजिए, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4। हम लोग पढ़े थे अलग अलग रिएक्शन होता है, कंसंट्रेटेड रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड देगा और डाइल्यूट रहेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। तो ZnSO4 बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन। और लिखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब और लिखते हैं। देखिए थर्ड होता है कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन, कोई भी कंबस्चन रिएक्शन होगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर नहीं होगा। जैसे C+O2 बना, CO2 बन गया, CO2 बन गया तो अगर हीट निकल गया तो हीट कहाँ से लाएंगे फिर हीट प्लस CO2 से इधर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो C+O2 CO2 बना प्लस Q हीट एनर्जी निकला 393.5 होता है इसका वैल्यू। S+O2 से SO2 बना प्लस Q हीट एनर्जी निकला। ठीक है, Q1 Q2 ले सकते हैं चूंकि अलग अलग हीट निकलेगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है। चौथा जैसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बन जाता है, वो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। जैसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या लेंगे, NaCl प्लस AgNO3, क्या बन जाएगा, AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, ये प्रिसिपिटेट प्लस NaNO3 बन जाएगा, NaNO3 बन गया। तो ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में है, प्रिसिपिटेट एक बार बन गया तो वो रिएक्शन फिर नहीं करेगा इधर। ठीक है, फिफ्थ नंबर होता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, जैसे SnCl2 प्लस FeCl3, यहाँ देखिए +3 स्टेट में है, ये +2 स्टेट में है। अब देखिए ये बना क्या देगा, SnCl4 प्लस FeCl2, +2 स्टेट में आ गया, +4 स्टेट में आ गया। ठीक है, तो बैलेंस कैसे होगा, 2 दे दीजिए, FeCl3 है ये, 2 दे दीजिए, बैलेंस हो गया। तो रेडॉक्स रिएक्शन इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, रिएक्शन विथ सॉल्ट, रिएक्शन ऑफ salt with dilute acid, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर सॉल्ट का रिएक्शन करा देते हैं, जैसे NaCl प्लस डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका Na2SO4, Na2SO4 प्लस 2HCl, 2HCl। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब क्या है, 6 टाइप का पढ़े हम लोग। ये सब जितना भी रिएक्शन है सब मेरा क्या है,
इरिवर्सिबल, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको डबल एरो से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं, मान लीजिए कोई भी जनरल इक्वेशन ले लिए, ए से बी बन रहा है और बी से भी ए बनेगा, तब इसको कहते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कोई चीज़ का डिसोसिएशन करते हैं, ठीक है, N2 + 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। 2SO2 + O2 लेते हैं, ये भी SO3 हाइबर प्रोसेस से ये बनता है। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ज़रूरत पड़ता है हमको, नहीं। PCl5 का डिसोसिएशन करते हैं, तो ये हाई टेम्परेचर पर ही दोनों बनता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। PCl3 + Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। N2 + O2 से ये 2NO बनता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। H2 + I2 से 2HI बनता है, ये भी मेरा क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन एक स्टेट आता है जहाँ की दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, पहले इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं, तब इसमें रिवर्सिबल। अब समझ गए कि जो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है उसको रिवर्सिबल रिएक्शन। जो एक ही डायरेक्शन में होता है उसमें तो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा ही नहीं। जो दोनों डायरेक्शन में होगा उसी में इक्विलिब्रियम होने का चांस है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहले इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। तब फिर जो भी इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आएगा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जैसे मान लीजिए कोई मास बॉडी ले लेते हैं, कोई मास का बॉडी ले ली, इधर से भी F फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन, इधर से भी मान लीजिए फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन ही लगा रहे हैं। जब दोनों तरफ से 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएंगे तो ये क्या है? ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो इस स्टेट को बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये क्या हो रहा है? इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा दिए, इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगा लिए, तो इसको बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब मान लीजिए कोई हम लोग ले लिए, एक बीकर ले लिए, इसमें पानी निकलने के लिए वो एक होल कर दिए,
ठीक है, इधर से बूंद बूंद पानी गिर रहा है, और इधर से भी टैप वाटर से हम लोग इसमें बूंद पानी डालते जाएंगे। ठीक है, जब पानी डालते जा रहे हैं, वाटर लेवल क्या अगर है, वाटर लेवल, इफ वाटर लेवल remain सेम, वाटर लेवल अगर सेम है तो है तो ये इक्विलिब्रियम में, नहीं, जब वाटर लेवल अगर सेम ही है तो है वो इक्विलिब्रियम में। लेकिन क्या हो रहा है, जो मास इसमें आया, मतलब वाटर मोलेकुल इसमें आया, वही तो बाहर नहीं निकल रहा है ये इक्विलिब्रियम में, लेकिन इसको बोलेंगे तब डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको, डायनामिक, इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए डायनामिक, हम लोग को एक्चुअली पढ़ना भी है डायनामिक इक्विलिब्रियम ही, यहाँ जो पढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम। तो देखिए, तो हम लोग जो पढ़े स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केमिकल मतलब केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। मान लीजिए कोई एक लिए हम लोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मान लीजिए कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ए का कंसंट्रेशन ले लिए, बी का कंसंट्रेशन ले लिए, कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ये रिएक्शन है, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट 1 में क्या देखते हैं कि इसका कंसंट्रेशन जो है 1 मोल पर लीटर है, तो इसका शुरू में 0 है। ठीक है, नहीं, ए बी प्लस सी प्लस डी नहीं, ए से बी बनाइए, तो क्योंकि इसी को तोड़ रहे हैं, ए से बी बना रहे हैं, मान लीजिए बी बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेते हैं कंसंट्रेशन। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं ये 0.8 हो गया, तो ये 0.2 आ गया। थर्ड में देखते हैं क्या, ये 0.6 है, ये 0.4 है। फोर्थ में देखते हैं क्या, ये 0.5 हो गया, ये भी 0.5 हो गया। तो ये जो स्टेट आया, इसी को बोला जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। और दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम हो गया। ये शुरू में इनिशियली क्या था, इनिशियली जो था ये ए से बन रहा है बी, इनिशियली क्या था, इनिशियली था ये 1 मोल पर लीटर, ये 0 था। फाइनल में क्या हो गया 0.5, ये भी 0.5। तो इस स्टेट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इस स्टेट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें क्या हो गया, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, नहीं हो गया।
इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, इसको मिटाते हैं अब, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज ए state of reversible reaction, reversible reaction या reversible process in which concentration of reactant and product products do not show equilibrium is a state of reversible reaction in which concentration of reactant and products do not show any change with passage of टाइम। देखिए ये क्या है, कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि इसमें कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये रहता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ये इधर से इधर बन रहा है, ये इधर से इधर बन रहा रहेगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। लेकिन सो जो होगा क्या लिखे, इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है इन विच concentration of reactants and product do not show any change, दिखता है 0.5 है 0.5 है with passage of time, टाइम पास करने के साथ ये चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, इससे ये बनते रहता है, इससे ये बनते रखता है, ठीक है। अदर वे में क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट equilibrium is a state in which rate of forward reaction forward reaction and rate of backward reaction becomes equal
becomes equal. क्या कहता है? इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन in which concentration of reactant and product do not show any change. इसमें कोई दिखेगा ही नहीं कोई चेंज हो रहा है with passage of time. लेकिन क्या होता है? वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है. उसी को अदर वे में कैसे बोलेंगे? इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हम लोग डिनोट करेंगे आर एफ से. ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन आर बी से डिनोट करते हैं इसको. ठीक है, आर एफ और आर बी जब दोनों इक्वल हो जाएगा तब हम लोग बुझेंगे ये क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट समझ गए होंगे. जब रेट डायनेमिक हम लोग जो पढ़ रहेंगे अब सब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का केस होगा. तो इसमें क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा. ठीक है, इसमें ए बनेगा बी, बी से ए से बनेगा बी, बी से बनेगा ए. ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए भी बोल सकते हैं. ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए. मान लीजिए डिकम्पोज अगर ऐसा रिएक्शन रहता N2 + 3H2 से अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया का तो फॉर्मेशन हुआ तो उसके लिए बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NH3. जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन ले लिए तो इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? ये अब होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हम लोग दो तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे. फिजिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम अब देखते हैं. फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इफ इक्विलिब्रियम स्टेट is attained during physical process physical equilibrium. If equilibrium state attained during physical process is called physical equilibrium. ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम. तो टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ
फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्या क्या इसका टाइप्स होता है देखते हैं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पहला होता है, तब फिर अलग अलग डिस्कस करेंगे। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, फोर्थ टाइप होता है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। देखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो तरह का इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। एक फिजिकल प्रोसेस जब होता है, जब केमिकल प्रोसेस होता है। तो केमिकल प्रोसेस तो पूरा पढ़ना ही है हम लोग को, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस से फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? इफ इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड ड्यूरिंग फिजिकल प्रोसेस, तो ये चारों उस फिजिकल प्रोसेस के अंदर आएगा। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो कहता है इफ इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन्ड ड्यूरिंग फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब फिजिकली चेंज होगा, केमिकली चेंज नहीं होगा, सिर्फ फिजिकली चेंज होगा, स्टेट सिर्फ चेंज हो जाए, तब उसको कहेंगे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ये चारों को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, एक थर्मस फ्लास्क ले लिए, एक थर्मस फ्लास्क है ये, इसमें वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लिए और 0 डिग्री पर आइस भी ले लिए, ठीक है। 0 डिग्री पर आइस लेने के बाद इसमें थर्मस फ्लास्क है तो नो हीट एक्सचेंज होगा, ना हीट इंटर करेगा ना हीट बाहर निकलेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस यानी वाटर, ये भी तो सॉलिड फॉर्म में है, और ये किसके साथ H2O लिक्विड फॉर्म में भी है। तो ये सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम स्टेट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें क्या होगा? जितना ये पिघलेगा, मतलब मेल्ट करेगा, रेट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इक्वल टू रेट ऑफ, उतना ही वाटर क्या हो जाएगा? फ्रीज भी कर जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? रेट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, या फ्यूजन बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस लिख सकते हैं ना, या रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस लिख दीजिए। रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा? दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इसको कहेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। दूसरा पढ़ते हैं इसी में, लिक्विड वेपर
इक्विलिब्रियम, लिब्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक हम लोग लेते हैं क्लोज्ड, ऐसे मैनोमीटर लेते हैं, पहले ऐसे बनाइए, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये कनेक्टेड है इससे, ये इवैक्यूएटेड इससे है, ठीक है। ये जो है इवैक्यूएटेड है, और एक पॉट में हम लोग इसमें वाटर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वेपोराइज होगा, इवैक्यूएटेड है, तो ये वेपर वेपर है, वेपर, ये वाटर है, ठीक है। यहाँ पर मरकरी मैनोमीटर में लगा रहता है, ये है मैनोमीटर, ये क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ देते हैं हम लोग मरकरी भर देते हैं इसमें। मरकरी का प्रेशर जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ये क्या होगा, मरकरी इधर दबते जाएगा, ये Hg है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इवैक्यूएटेड में, ये क्या है, इवैक्यूएटेड है, खाली पड़ा हुआ है, इवैक्यूएटेड इधर लिख देता है, ये जो है इवैक्यूएटेड कंटेनर है, कंटेनर है। इसमें क्या किया, एक इवैक्यूएटेड कंटेनर में वाटर ले लिए, वाटर वेपोराइज होगा, वेपोराइज होगा तो वो प्रेशर डेवलप करेगा, तो मैनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं कितना प्रेशर डेवलप किया, ठीक है। तो मैनोमीटर से देख लेते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम इसमें क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वेपर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम तभी न होगा जब वेपर प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, H2O लिक्विड से ये H2O वेपर बनेगा, वेपर बनेगा ना, H2O लिक्विड से H2O वेपर बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन, जितना वेपोराइजेशन होगा उतने कंडेंसेशन भी होगा। जैसे प्रेशर बन गया तो ये क्या होगा, वेपर भी वाटर में कन्वर्ट होते रहेगा। तो इसमें कहेंगे रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर बोलेंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर। ये कब होगा, जब बॉइलिंग टेम्परेचर पे रहेगा। नहीं, सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम
at boiling temperature, at such type of equilibrium occurs at boiling temperature of लिक्विड। नहीं, ये पॉइंट याद रखना है, ये तो हो गया किया। देखिए, दो तरह का हम लोग पढ़ लिए फिजिकल इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं है। एक हम लोग लेते हैं थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में 0 डिग्री पर वाटर भी ले लेते हैं, 0 डिग्री पर आइस भी ले लेते हैं। थर्मस फ्लास्क है तो नो हीट एक्सचेंज होगा, हीट तो एक्सचेंज होगा नहीं इसमें। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या देखते हैं, तो आइस भी वाटर में कन्वर्ट होगा और वाटर भी आइस में कन्वर्ट होगा। तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो जाएगा। उसी तरह ले लिए लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो एक इवेक्वेटेड कंटेनर ले लेंगे, एक इवेक्वेटेड कंटेनर लेके उसमें मैनोमीटर सेट कर देते हैं। तो मैनोमीटर सेट करेंगे तो मैनोमीटर पड़ा में प्रेशर मेजर करता है। तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर वाटर ले लिए, तो ये वेपोराइज होगा, इवेक्वेटेड है तो वेपर बनेगा। वेपर बनेगा तो इधर से प्रेशर डेवलप होगा, तो प्रेशर को हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तभी ना इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये पूरा कंटेनर और कंडेंसेशन दोनों जब सेम हो जाएगा तब इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वेपर प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो H2O लिक्विड, ये तो वाटर है 100 डिग्री से, बॉइलिंग वाटर लेंगे, बॉइलिंग वाटर ले लिए। तो बॉइलिंग वाटर ले लिए तो अब क्या होगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन तो होगा ही, और जब ये कुछ ठंडा भी होते जाएगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाएगा तब इसको बोलेंगे हम लोग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। और ये जो होगा सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम अकर्स एट बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग टेम्परेचर जब लिक्विड का लेंगे तब ये इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। क्लियर हो गया। तो ये था लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम क्या करते हैं हम लोग, एक कंटेनर ले लिए या ओपन वेसल बीकर कुछ भी ले सकते हैं। कंटेनर लिए, इसमें सेचुरेटेड सॉल्यूशन शुगर का बना के डाल दिए, मैंने वाटर पर ले लिए, उसमें शुगर डालते जा रहे हैं तो डिजॉल्व होते जाता है। एक समय के बाद डिजोल्यूशन घट जाता है और शुगर सेटल डाउन होता है। तो इन दिस केस क्या होगा, सॉल्युबिलिटी रिमेंस कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी अब कांस्टेंट हो गया। तो नॉट मास चेंज इनटू शुगर एंड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, शुगर सॉलिड इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन लिक्विड बना। तो इसमें रेट ऑफ डिजोल्यूशन, मतलब डिजॉल्व जब तक हो रहा है, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल टू, अब ये क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी होते रहेगा। क्रिस्टल के फॉर्म में जब स्टेरर से मिलाते जाएंगे तो सेटल डाउन होने लगा, मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगा। तो इस केस में क्या हो गया, रेट ऑफ डिजोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाता है। तो इसको बोला जाता है सॉलिड लिक्विड, क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कुछ नहीं करना होता है, एक कंटेनर ले लिए, बीकर ले लिए, जो लेना है लीजिए, वाटर डाल देंगे, उसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते जाएंगे। सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब शुगर उसमें मैक्सिमम अमाउंट डाल देंगे, घुलना बंद हो जाएगा तो सेटल डाउन होना शुरू होगा। तो सेटल डाउन जब शुरू होगा तो इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट हो गया।
सॉल्युबिलिटी तो अब हो नहीं रहा है, तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। नो मास चेंज फ्रॉम शुगर एंड शुगर सॉल्यूशन, नो मास चेंज ऑफ शुगर एंड शुगर सॉल्यूशन। मास जो है शुगर और शुगर सॉल्यूशन का चेंज इस केस में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ डिजोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्राइस्टलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। हम लोग क्या देखते हैं, इन सॉफ्ट ड्रिंक हेनरी लॉ हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। इन सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 डिजॉल्व रहता है। CO2 गैस हाई प्रेशर पर, ये गैस है, ये हाई प्रेशर पर CO2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एक्वस कहिए, लिक्विड नहीं बोलिएगा। CO2 एक्वस में मतलब H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ गैस depend on partial pressure of the गैस, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम में इसमें क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, CO2 एक्वस बाय CO2 गैस, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में क्या जानते हैं, हाई प्रेशर पर CO2 डिजॉल्व होता है। तो CO2 ने डिजॉल्व हुआ, तो CO2 डिजॉल्व होकर एक्वस फॉर्म में चला गया H2CO3। ऐसे नॉर्मल प्रेशर पर H2CO3 एग्जिस्ट नहीं करता है, वो H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। तो ये हम लोग मान लिए सॉफ्ट ड्रिंक मतलब कोका कोला जो भी पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 डिजॉल्व होता है CO2 एक्वस के रूप में। तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ गैस किस पर डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर पर। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा डिजोल्यूशन होगा, नहीं तो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो इस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम CO2 और एक्वस बाय CO2 गैस ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ लिए, तब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लेंगे, उसके बाद तो फिर ख़त्म ही हो जाता है, नहीं। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम कहता है, एट इक्विलिब्रियम सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, जिसे सॉलिड से मतलब सॉलिड गैस हम लोग पढ़े ना अभी, क्या क्या पढ़े, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, नहीं गैस सॉल्यूशन पढ़े, सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पढ़े। दोनों क्या था, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। कहता है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कहता है एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस बिकम्स कांस्टेंट हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है मेरा क्या चीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऐसे तो हम लोग को मेनली पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कहता है इफ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं,
केमिकल इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम और कोवलेंट इक्विलिब्रियम। कोवलेंट इक्विलिब्रियम। आयन का जब फॉर्मेशन होगा, जैसे एसिटिक एसिड है, मान लीजिए एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो वाटर में जैसे इसको डालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, एसीटेट आयन और H+ आयन। तो ये जो स्टेट है, ये क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम का स्टेट। तो आयनिक इक्विलिब्रियम आप लोग अलग बाद में पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ना है कोवलेंट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोवलेंट इक्विलिब्रियम फिर दो पार्ट का होगा, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, होमोजीनियस कोवलेंट इक्विलिब्रियम, हेटेरोजीनियस कोवलेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। होमोजीनियस कोवलेंट इक्विलिब्रियम क्या होगा, N2+3H2 डालते हैं तो बनता है मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम फेज में हो, सब गैसियस फेज में है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब एक ही फेज में होगा तो इसको कहेंगे होमोजीनियस कोवलेंट इक्विलिब्रियम। जब एक फेज में ना हो, जैसे CaCO3 भी टूटता है, सॉलिड है, ये टूटेगा तो ये क्या देगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये हेटेरोजीनियस कोवलेंट इक्विलिब्रियम का हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहले क्या चीज़, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होता है, तब ग्राफ, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। कोवलेंट इक्विलिब्रियम ही मेनली हम लोग को पढ़ना है। तो कोवलेंट इक्विलिब्रियम में क्या देख रहे हैं, एक में ले लिए हाइड्रोजन गैस, एक में ले लिए आयोडीन का वेपर, ठीक है। तो इसमें कुछ समय के बाद ये पाइप से होकर के चला जाएगा, दोनों गैस है, तो क्या होगा, ये मिलेगा एक दूसरे से ना, एक दूसरे से मिलेगा, तो ये बनेगा H2+I2 से HI, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इक्वल टू रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI हो जाएगा। दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो ये जितना बनेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI तो उतने डिसोसिएशन होगा, तब ये बनेगा, ठीक है। उसी तरह N2O4 को N2O4 कलरलेस होता है, जब हॉट वाटर में ले लेते हैं तो ये कुछ समय के बाद ये ब्राउन NO2 में टूट जाता है। तो N2O4 कैसे टूटा, N2O4 इक्विलिब्रियम में 2NO2 बन गया। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 बराबर रेट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ NO2 नहीं।
रेट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ NO2 हो गया, यही हो गया। तो ये हो गया कोवलेंट। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन graphical representation of equilibrium state। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। मान लीजिए H2 प्लस I2 से बन रहा है मेरा 2HI बना, ठीक है, 2HI बना। तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ HI हो जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस सब का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा, इसका नहीं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा और रिएक्टेंट का घटेगा, यही होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए ये टाइम ले लिए इधर ले लिए कंसंट्रेशन, इधर ले लिए कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, इनिशियली जो टाइम है 0 है, टाइम के साथ मेरा ग्राफ बढ़ेगा, नहीं, टाइम के साथ ग्राफ बढ़ेगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ा, मतलब कौन है, प्रोडक्ट का है, ये इस तरह से बनाइए। ये किसका हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। और रिएक्टेंट का टाइम के साथ क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा, तो इसका ऐसे हो गया। तो ये जो स्टेट है जहाँ पर कि ये दोनों इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो कहलाएगा पॉइंट, ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे इसको। ये प्रोडक्ट है और ये मेरा रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है मेरा, यही मेरा कंसंट्रेशन दोनों का सेम हो जा रहा है, अब तो पैरेलल में जाने लगा। तो यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो इस पॉइंट को ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर खींचते हैं
तो इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर खींचते हैं, कंसंट्रेशन है, टाइम है, टाइम लिख देते हैं टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर खींचते हैं ग्राफ, तो और कैसा पॉसिबल है? ये इधर से इसे जा रहा है, ये इसे आया तो यहाँ इक्विलिब्रियम हो गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं, तो ये भी ग्राफ सही है। ऐसा भी हो सकता है कहीं ग्राफ टच ही ना करे, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो मान लीजिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटा, प्रोडक्ट का बढ़ा, ये रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, तो ये रिएक्टेंट का है, ये प्रोडक्ट का है, आर इसको डिनोट करेंगे पी से, ये हो गया आर, ये हो गया मेरा पी। तीनों ग्राफ सही, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच के अगर ग्राफ खींचते हैं तो तीनों ग्राफ मेरा सही है। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम इक्विलिब्रियम टाइम का खींचते हैं तो कैसा होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए इस तरह से घट रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन मान लीजिए इस तरह से गया, तो यही न मेरा इक्विलिब्रियम टाइम हो गया, टाइम टी इक्विलिब्रियम हो गया। ये नहीं, ये टाइम है, इधर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है इस तरफ, इस तरफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन ये कौन है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नहीं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड को ले सकते, उसमें कोई अंतर तो पड़ता नहीं, लेकिन हम लोग लेते थे क्या हमेशा? रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, ये जो है मेरा रेट ऑफ क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन है, नहीं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम इक्विलिब्रियम के बीच ग्राफ खींचेंगे तो इस टाइप का है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेनली ये जानिए, ये ग्राफ दिखता है, ठीक है, लेकिन ये इस टाइप का दे सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम इक्विलिब्रियम के बीच ये भी सही है। तो ग्राफ वाला आजकल IIT में बहुत पूछ रहा है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। नहीं, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तब फिर टाइप्स पढ़ लेंगे। इसका लीजिए, देखिए कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, दोनों होगा इस केस में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जैसे टर्म समझिए, मतलब होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगा, रिएक्शन दैट मीन्स रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो वो हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही होता है। ओपन वेसल में रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जब भी होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड वेसल में होगा। ठीक है। फिर कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन। अब तो किसी भी साइड से अटेंड कर सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो रहा है तो किसी भी तरफ से अटेंड हो सकता है। तो वही लिखे दिए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन अटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। वो सिर्फ शिफ्ट कर देगा पहले, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों का रेट बढ़ा देगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों। कैटलिस्ट का काम क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसा नहीं कंडीशन होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का सिर्फ इंक्रीज करेगा, वो बैकवर्ड का भी करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इन्हांस द कैटलिस्ट enhance the या increase the enhance the rate of forward reaction and rate of forward reaction and rate of backward रिएक्शन। ये दोनों रेट ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों का रेट बढ़ाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ा देगा और बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा नहीं होता है कैटलिस्ट किसी एक डायरेक्शन में काम करता है, वो दोनों तरफ से करेगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पहले अचीव होगा नहीं, कैटलिस्ट। दूसरा पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट हेल्प टू अचीव इक्विलिब्रियम अर्लियर, ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को पहले कर देगा सिर्फ। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसका ग्राफिकली देखिएगा। मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए ऐसे पहले हो रहा था, ऐसे पहले हो रहा था, पहले यहाँ इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा था, टी इक्विलिब्रियम पहले यहाँ था। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। ये क्या है, विदाउट कैटलिस्ट है। जब कैटलिस्ट नहीं था तो यहाँ पर हो रहा था। अब जब कैटलिस्ट देंगे तो अब क्या होगा, अब यहीं पर ये अटेंड कर जाएगा। अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये आ गया। टी इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ये हो गया। ये कब का है,
with catalyst न कंसंट्रेशन और टाइम के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं, टाइम है इधर, तो क्या देख रहे हैं, ये मेरा ये पॉइंट आ गया, इसको डॉटेड से दिखाइए नहीं तो लगता है कट गया है। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट विथ कैटलिस्ट, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट विदाउट कैटलिस्ट। नहीं, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, टाइप्स पढ़ने के बाद तब हम लोग फिर लॉ ऑफ मास एक्शन सेकेंड वीडियो में देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरह से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक पार्ट देख लिए। अभी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, एक दो वीडियो के बाद ही आपका न्यूमेरिकल बनना शुरू होगा। अभी हम लोग बेसिक चीज़ सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ आज देख लिए, तो वीडियो को केयरफुल्ली देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है जो न्यू है, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको रिसेंट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।